हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिविल डिकोडर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। चाहे आप वो बिलिंग इंजीनियर के इंटरव्यू देने जा रहे हो, या साइट इंजीनियर के इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर आप क्वान्टिटी सर्वेयर के लिए जा रहे हो, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के सारे इंटरव्यूज़ के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाउ फॉर टुडेज लेक्चर, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ राइजर एंड ट्रेड इन द स्टेयरकेस। यानी कि किसी भी स्टेयरकेस में राइजर और ट्रेड क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है। तो राइजर और ट्रेड तो आप समझ ही रहे होंगे कि ट्रेड वो है जिस पे हम पैर रख के सीढ़ी पे या स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं, और राइजर वो है जो हमें वर्टिकली सामने दिखाई देता है किसी भी स्टेयरकेस पे, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें ऊपर की तरफ ले जाता है, वो राइजर होता है। तो आइए देखते हैं। इन अ स्टेयरकेस द लेंथ ऑफ राइजर इज जनरली 150 mm to 200 mm एंड द लेंथ ऑफ ट्रेड इज 250 mm to 300 mm। तो जनरली जो होता है, राइजर की जो हाइट होती है वो 150 से 200 mm रखते हैं, और ट्रेड की जो लेंथ होती है वो 250 से 300 mm तक रखते हैं। यानी कि जो ये फिक्स किया गया है 150 से 200 mm राइजर का हाइट, ये ग्रेजुअली चढ़ने के लिए बहुत आसान होता है। लोग इजीली इस स्टेप को चढ़ जाते हैं। अगर इससे ऊपर का राइजर आप डिज़ाइन करोगे तो बहुत मुश्किल होता है चढ़ना। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इंटरव्यू सीरीज इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्लोप ऑफ द स्टेयरकेस। यानी कि किसी भी के स्टेयरकेस में स्टैंडर्ड स्लोप क्या रखते हैं। स्लोप कहने का मतलब ये है कि आपका जो फ्लोर है, फ्लोर से जब हम स्टेयर को उठाते हैं तो उसमें जो उसकी फ्लाइट होती है उसमें कुछ स्लोप लेके चलते हैं ताकि हम अगले फ्लोर तक पहुंच सकें। तो स्टैंडर्ड जो स्लोप है वो स्टेयरकेस में क्या होना चाहिए जिससे लोग इजीली मतलब आपके जो स्टेयरकेस है उस पर आराम से चढ़ सकें। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द स्लोप और पिच ऑफ द स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री। यानी कि जो स्टैंडर्ड लेके चला गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हमें मानते हैं या मानना चाहिए, वो 25 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए किसी भी स्टेयरकेस का स्लोप। तो ये इंटरव्यूअर ज़्यादातर पूछ देते हैं कि स्टेयरकेस का स्लोप बताओ। तो पिछले में हमने राइजर और ट्रेड देखा था, इसमें हमें स्लोप भी पता चल गया कि 25 डिग्री टू 40 डिग्री हम स्टेयरकेस का स्लोप रखते हैं जनरली। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेप्टेबल मॉइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट फॉर द कंक्रीट मिक्स। यानी कि किसी भी कंक्रीट को बनाने के लिए, किसी भी ग्रेड की कंक्रीट को बनाने के लिए हमारा जो फाइन एग्रीगेट यूज़ होता है, मतलब आप कह सकते हैं सैंड, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसमें जो नमी होती है, उसमें जो पानी की मात्रा होती है, वो कितने % तक एक्सेप्टेबल होती है। तो जो हमारा IS कोड है वो कुछ रिकमेंड करता है कि इसके ऊपर का मॉइस्चर कंटेंट एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो देखते हैं कि इफ़ द मॉइस्चर कंटेंट इज़ मोर देन 5% इन द एग्रीगेट इट इज़ नॉट प्रीफर्ड टू यूज़। यानी कि किसी भी फाइन एग्रीगेट में अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 5% से ज़्यादा है तो बिल्कुल भी IS कोड रिकमेंड नहीं करता यूज़ करने के लिए कंक्रीट मिक्स में। तो अगर फाइन एग्रीगेट में मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा है तो हम उससे कोई भी कंक्रीट तैयार नहीं करेंगे, और वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। अब हमारा अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिक यूज्ड इन हाउस कंस्ट्रक्शन। यानी कि घर बनाने में, कोई भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग बनाने में जो हम ब्रिक यूज़ करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। तो जनरली आप कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो याद कर लेते हो, बट ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर इंटरव्यूअर पूछ देता है तो आप फिर नहीं बता पाते हो। तो इसके लिए आपको ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन विच हैव डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है हमारे 3 तरह की ब्रिक्स जनरली यूज की जाती है, उन तीनों की अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो पहले नंबर पर हम देखें कि सेकंड क्लास ब्रिक की जो होती है वो 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक की 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फायर ब्रिक्स की 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो तीनों ब्रिक टाइप्स की अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन टाइप के हिसाब से इसे यूज करते हैं।
जो अब हमारा अगला सवाल है वो सिविल इंजीनियर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इंटरव्यू सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जनरली मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ कॉम्पैक्टिंग इन कंक्रीट। यानी किसी भी कंक्रीटिंग प्रोसेस में जब भी हम कंक्रीट करते हैं, कंक्रीट से कुछ कास्ट करते हैं, तो उसमें हम कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, कॉम्पैक्टिंग क्यों करते हैं, नीडल वाइब्रेटर्स का यूज़ क्यों करते हैं, वाइब्रेटर्स का यूज़ क्यों करते हैं, स्टील रॉड से कॉम्पैक्टिंग क्यों करते हैं। तो आपको सिविल इंजीनियर होने के नाते इसकी जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। द रोल ऑफ कॉम्पैक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कॉम्पैक्टिंग का जो रोल है कंक्रीट में बहुत ज़रूरी है। वेन वी मिक्स वेरियस मटेरियल विद सीमेंट सम एयर बबल्स आर इंट्रैप्ड बिटवीन देम। यानी कि जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं, सीमेंट जब मिक्स करते हैं तो उसके साथ कुछ बबल्स एग्रीगेट्स के बीच में वॉइड्स बन जाती हैं, उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्टिंग करते हैं, ताकि हमें जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंक्रीट से गेन हो सके। अदरवाइज दिस एयर बबल्स वुड फॉर्म वॉइड्स इन द कंक्रीट। अगर हम ये नहीं हटाएंगे, कॉम्पैक्टिंग नहीं करेंगे, तो हमारे कंक्रीट में वॉइड्स रह जाएंगे, जिससे हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कम आएगा। तो इसलिए हमें कॉम्पैक्टिंग करना बहुत जरूरी है। उसके वेरियस मेथड्स हैं, बहुत लोग स्टील रॉड्स के थ्रू कॉम्पैक्टिंग कर लेते हैं, वाइब्रेटर्स के थ्रू कर लेते हैं। नाउ जो हमारा अगला सवाल है वो पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ कॉम्पैक्टिंग। यानी कि कॉम्पैक्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो पिछले में हमने देखा कि कॉम्पैक्टिंग क्यों ज़रूरी है, बट अब आइए देखते हैं कि कॉम्पैक्टिंग करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है सिविल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो क्या है। तो देयर आर सेवरल वेज विच वी कैन डू फॉर कॉम्पैक्टिंग। यानी बहुत से तरीके हैं कॉम्पैक्टिंग करने के। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज़ स्टील रॉड्स और पैडलिंग स्टिक्स। मतलब हम स्टील रॉड्स भी यूज कर सकते हैं, बट मैकेनिकल वाइब्रेटर्स आर बेस्ट फॉर कॉम्पैक्टिंग। यानी कि मैकेनिकल वाइब्रेटर्स को ही सबसे बेस्ट माना गया कॉम्पैक्टिंग के लिए। कॉम्पैक्टिंग डिवाइस इज कंसिडर्ड द बेस्ट डिवाइस विच रीचेज द बॉटम ऑफ द फॉर्म एंड शुड बी स्मॉल इनफ टू पास बिटवीन रेनफोर्समेंट रॉड्स। यानी कि कॉम्पैक्टिंग डिवाइस वही बेस्ट माना जाता है जो कि इतना पतला हो या इतना इनफ हो कि वो किसी भी हमारे फॉर्मों के शटरिंग के बॉटम तक जा करके हमारे कंक्रीट को कॉम्पैक्टिंग कर सके, तो उसे ही हम बेस्ट वे ऑफ कॉम्पैक्टिंग मानते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू फाइंड द वेट ऑफ द स्टील बार यूज्ड इन रेनफोर्समेंट। यानी कि जो भी रेनफोर्समेंट में हमारे स्टील बार यूज़ होता है डिफरेंट डायास का, डिफरेंट डायमीटर्स का, तो उसकी वेट हम कैसे निकालेंगे। तो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फार्मूला पूछ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिटन टेस्ट भी लेते हैं कहीं के इंटरव्यूज़ में, तो वहाँ आपको डिफरेंट डाया के स्टील बार्स दिए होते हैं और उनका वेट आपको निकाल करके लिखना होता है। तो इसके लिए ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बेसिक है। तो देखते हैं कि वी कैन फाइंड द वेट ऑफ द स्टील बार यूज्ड इन रेनफोर्समेंट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। उसका एक फार्मूला है जिससे हम वेट निकाल सकते हैं किलोग्राम पर मीटर में, d² अपॉन 162.2। यानी कि जिस भी डाया के स्टील का हमें वेट निकालना, उसके डाया का हम स्क्वायर करेंगे, उससे हम 162.2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वेट आएगा वो पर मीटर में आ जाएगा। तो जितने लेंथ की हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड रहेगी उस लेंथ से मल्टीप्लाई करके हम उसका टोटल वेट इजीली निकाल सकते हैं। नाउ अब हमारा अगला सवाल जो है वो है कि व्हाट इज़ अ फ्लैट स्लैब। तो जनरली स्लैब तो सबको पता होता है कि स्लैब क्या होता है, कंक्रीट की स्लैब क्या होती है। तो स्लैब जो होता है उसका लोड जो है पहले बीम में ट्रांसफ़र होता है, फिर बीम से होते हुए कॉलम्स में, और कॉलम से होते हुए फुटिंग में, तो फाइनली जो है सॉइल जो है उसका लोड ले लेता है। तो वो इस तरह से हमारा जो जनरल स्लैब होता है वो होता है। बट फ्लैट स्लैब क्या होता है, द स्लैब विच इज़ सपोर्टेड ऑन कॉलम्स इज़ ओनली कॉल्ड एज अ फ्लैट स्लैब। यानी कि ऐसा स्लैब, ऐसा कंक्रीट का स्लैब जो बीम्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, डायरेक्ट कॉलम्स के ऊपर अपना लोड ट्रांसफ़र करता है, तो उसे हम फ्लैट स्लैब कहते हैं। यानी कि फ्लैट स्लैब में कोई भी बीम्स नहीं होती हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इस स्लैब पे कोई भी बीम्स नहीं है, वो डायरेक्टली कॉलम्स के ऊपर अपना लोड ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ऐसे स्लैब्स को ही हम फ्लैट स्लैब कहते हैं, और देखने में एस्थेटिकली ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसलिए जनरली यूज़ होते हैं। इनका लोड ट्रांसफ़र जो है वो डायरेक्ट कॉलम्स पे होता है। तो हमने इस क्वेश्चन में फ्लैट स्लैब के बारे में समझा। तो अगला सवाल भी जो है हमारा वो स्लैब से ही रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वन वे स्लैब एंड अ टू वे स्लैब। तो ज़्यादातर इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि स्लैब तो जनरली सबको पता होता है, तो वो पूछते हैं कि डिफरेंस बताओ कि वन वे स्लैब या टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस होता है। तो जनरली आप कह सकते हो कि एक तरफा स्लैब या दो तरफा स्लैब में क्या डिफरेंस होता है। हम किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये स्लैब जो है ये वन वे है और ये स्लैब जो है टू वे है। तो आइए देखते हैं कि if the longer span ratio is more than 2 times of the shorter span, it is known as the one way slab।
यानी कि लॉन्गर स्पैन जो है और शॉर्टर स्पैन के जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो अगर ग्रेटर देन 2 आ रहा है तो उसे हम वन वे स्लैब कहते हैं, और अगर लॉन्गर स्पैन रेशियो जो है इक्वल टू और 2 टाइम्स ऑफ द शॉर्टर स्पैन है तो उससे हम 2 स्लैब कहते हैं। अगर यानी कि जो हम रेशियो निकालेंगे लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन वो लेस देन 2 या इक्वल टू 2 है तो हम उसे 2 स्लैब मानते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो है हमारा वो रेशियो जो है ग्रेटर देन 2 आ रहा है तो इसे हम वन वे स्लैब कहेंगे, और राइट साइड में जो हमारी इमेज है वो 2 स्लैब के, यानी कि जो 2 स्लैब का रेशियो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है तो उसे हम 2 स्लैब कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लम्प टेस्ट इंडिकेशंस। यानी कि स्लम्प टेस्ट तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि स्लम्प टेस्ट जनरली हम फ्रेश कंक्रीट का करते हैं। जो भी फ्रेश कंक्रीट हमारी कास्टिंग के लिए आती है साइट पे तो उसका हम सबसे पहले जो है वो स्लम्प टेस्ट ही करते हैं। तो उसके क्या इंडिकेशन होते हैं, स्लम्प टेस्ट के इंडिकेशंस जो आते हैं उससे हम कंक्रीट पे क्या असर होता है उसका हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अ स्लम्प टेस्ट इज़ यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्सचर। यानी कि स्लम्प टेस्ट जो है हम कंक्रीट की क्वालिटी को चेक करने के लिए करते हैं। इट मेजर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्रेश कंक्रीट, यानी कि जो फ्रेश कंक्रीट आया है हमारा साइट पे उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, क्या वो उसकी वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि कंक्रीट का जो बैच है वो प्रॉपरली मिक्स हुआ है कि नहीं है, कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट्स वो प्रॉपरली मिक्स हुए कि नहीं। तो हमें जनरली 3 टाइप्स के स्लम्प मिलते हैं, ट्रू स्लम्प, सी एस स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प। अगर ट्रू स्लम्प है तो कंक्रीट जो है हमारा काफ़ी स्टीफ है, कंसिस्टेंसी उसकी काफ़ी अच्छी है। अगर सी एस स्लम्प है तो यानी कंक्रीट अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। अगर वो कंक्रीट और वो स्लम्प टेस्ट में जो कोलैप्स हो गया हमारा तो इसका मतलब कंक्रीट बहुत ही बुरी तरह से मिक्स हुआ है और वो बिल्कुल भी बेटर नहीं है कास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दें हमें, और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स जो तैयारी करें इंटरव्यूज़ में अच्छा करें तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो से पहले और भी 3 वीडियोज़ बनाई हैं इस सीरीज़ की, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ से जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। और आगे भी मैं इस लेक्चर सीरीज़ को पूरी कंप्लीट करूँगा, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।